स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इससे पहले देखिए हमने वो भूखमरी वाला पढ़ा था। भूखमरी वाले में थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम मैंने आपको बताया था। तो उसमें देखिए उसका डायग्राम जो है फिर से यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया किस तरह से होती है। यानी कि तीनों पदार्थ हमारे शरीर में देखो, जब हम भोजन करते हैं तो हमें स्निग्ध पदार्थ, कार्बोज पदार्थ और प्रोटीन मिलता है। तो ये मिलने के बाद में उसका रूपांतर किस तरह से होके फिर उसका आगे जो है ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है वो बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको भोजन से स्निग्ध पदार्थ मिलता है ना, तो उस स्निग्ध पदार्थ का देखिए स्निग्ध अम्ल में रूपांतरण हो जाता है। भोजन से आपको अगर कार्बोज पदार्थ मिलता है तो उसका रूपांतर देखिए ग्लूकोज में हो जाता है। यानी कि वहाँ पे एक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज का विघटन। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्लूकोज का विघटन किस तरह से होता है। फिर मान लो आपको प्रोटीन मिल गया तो उस प्रोटीन का देखिए अमीनो अम्ल बन जाता है। ठीक है, अमीनो अम्ल मीन्स एक प्रकार का एसिड है जो उसके छोटे छोटे अणु में क्या हो जाता है, वो प्रोटीन का रूपांतरण हो जाता है। तो ये होने के बाद में देखिए कि जो कार्बोज पदार्थ है जब उसका ग्लूकोज में रूपांतरण होता है तो वहाँ पे पाइवरिक अम्ल बनता है। ध्यान रखिएगा। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या बन लेता है, पाइवरिक अम्ल बनता है। तो ये पाइवरिक अम्ल बनने के बाद में जो स्निग्ध अम्ल, पाइवरिक अम्ल और ये अमीनो अम्ल, तो ये तीनों अम्ल का रूपांतरण देखिए क्या हो जाता है, एसिटिल को एंजाइम ए में होता है। यानी कि जो भी अम्ल बनता है भोजन करने के बाद में, जो भी वहाँ पे अम्ल बने हुए देखिए, स्निग्ध अम्ल, अमीनो अम्ल और पाइवरिक अम्ल, तो तीनों अम्ल का रूपांतरण देखिए वहाँ पे एसिटिल को एंजाइम ए में रूपांतरण होता है। और फिर उसके बाद में जो वहाँ पे क्रेब चक्र प्रक्रिया चलाई जाती है। और जब क्रेब चक्र प्रक्रिया मीन्स वहाँ पे ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया होगी, फिर ऑक्सीजन का लेना देना, बाकी सब चीज़ें वहाँ पे होने लगती है। और उसके साथ साथ वहाँ पे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और वहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह के डायग्राम्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और ये किस तरह से वहाँ पे प्रक्रिया हो चुकी है वो आपको वहाँ पे क्या कर लेना होता है, ये समझाना होता है कि एक अपनी भाषा में मीन्स जैसे वहाँ पे दिया है उसी हिसाब से आपको बताना होता है। बस यहाँ पे क्या दिया गया, आपको चार्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखिए विभिन्न सजीव में कोशिकाओं में होने वाला अनऑक्सीकरण। अभी देखिए अनऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मान लो कार्बोज पदार्थ है, तो कार्बोज पदार्थ में देखिए वहाँ पे ग्लूकोज का विघटन होगा तो देखिए एक तरफ पाइवरिक अम्ल और दूसरी तरफ भी पाइवरिक अम्ल। तो पाइवरिक अम्ल का देखिए वहाँ पे किण्वन प्रक्रिया होगी, किण्वन प्रक्रिया से अल्कोहल का निर्माण होगा और अल्कोहल से वहाँ पे किण्व एक सजीव का नाम है। फिर बीच में देखिए ग्लूकोज के विघटन से पाइवरिक अम्ल बनेगा, फिर किण्वन प्रक्रिया होगी यानी कि विभिन्न पदार्थ जैसे विनेगर और जीवन सत्व इत्यादि। और वहाँ पे विभिन्न सूक्ष्मजीव द्वारा क्या होता है कि ये ऊर्जा वहाँ पे निर्माण की जाती है, जैसे ऊर्जा उसको लगती है उस हिसाब से वो ऊर्जा ले सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए जब ये पाइवरिक अम्ल बनता है तो वहाँ पे किण्वन प्रक्रिया होगी। अब ये किण्वन प्रक्रिया उसके बाद में देखिए होता है लैक्टिक अम्ल। जब किण्वन प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे किण्वन प्रक्रिया मतलब आपको देखिए पता है, जैसे जो अ, शर्करा शर्करा का रूपांतर देखिए जैसे अम्ल में होता है। जैसे हमने पढ़ा था 9वीं में कि दूध से मतलब एक लैक्टिक अम्ल बनता है कि एक खट्टापन तैयार होता है। यानी कि देखिए हमारे शरीर में जो पसीना तैयार होता है। ठीक है। तो ये किण्वन प्रक्रिया वहाँ पे होगी, पाइवरिक अम्ल से किण्वन, किण्वन प्रक्रिया से देखिए वहाँ पे लैक्टिक अम्ल तैयार होगा। और लैक्टिक अम्ल से फिर बाद में जो हमारे स्नायु, फिर लाल रक्त कोशिकाएं होती है वो हमें यहाँ पे क्या करती है, ये अपनी ऊर्जा का वहाँ पे निर्माण कर लेती है। तो ये भी डायग्राम होता है ऐसे ही, किस तरह से क्या निर्माण होता है ये आपको वैसे पूछा जा सकता है। स्वाध्याय में भी ये आकृति है। ध्यान रखिएगा जो ये दोनों आकृतियाँ हैं ना, यहाँ पे देखिए उल्टे फुल्टे पूछे जा सकती है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये वाला डायग्राम है, ये जो ए में ये बता रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला। राइट वाला उतना नहीं पूछता है, लेफ्ट वाला मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। तो इस आकृति को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये आकृति को क्या होता है पता है आपको, उसको उल्टा फुल्टा दे सकता है, मतलब उसका सीरियल चेंज करवा के उसको दिया जा सकता है। तो आपको उसको सही बनाना होता है या उसका स्पष्टीकरण भी आपको वहाँ पे देना होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए जो है आप लोग डायग्राम को समझ लेंगे। अभी आते हैं अनाक्षी शोषण करने वाले सूक्ष्म जीव से ऊर्जा निर्मित कैसे होती है। तो कुछ ऐसे सजीव होते हैं या कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना ऑक्सीजन से भी वो क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। वो किस तरह से,
कुछ सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रहते हैं। उदाहरण, अनेक जीवाणु, जितने भी सारे देखो जीवाणु होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सजीव को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए देखो अनाक्षी श्वसन करना पड़ता है, क्योंकि जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है तो बिना ऑक्सीजन से ही ऊर्जा का निर्माण करने की प्रक्रिया उनको वहां पे करनी पड़ती है। जैसे देखिए, अनाक्षी श्वसन से ग्लूकोज विघटन और किण्वन ऐसे दो चरण होते हैं। अब देखो, जो अनाक्षी श्वसन होता है ना, उसमें भी ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस, और किण्वन यानी कि जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो मीठेपन से मतलब खट्टेपन में, यानी कि जो एक मीठापन होता है, मीठेपन से वो क्या हो जाता है कि लैक्टिक अम्ल, खट्टेपन वाले अम्ल में क्या हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, जिसको हम किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं, जैसे दूध से दही में होता है। ऐसे उसके देखिए दो चरण होते हैं, जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है। अभी देखिए, ग्लूकोज का तो विघटन होता है, लेकिन ग्लूकोज का विघटन होकर वहाँ पे क्या होता है कि कम ऊर्जा मिलती है, मतलब अधिक मात्रा में ऊर्जा वहाँ पे नहीं मिलती है। क्योंकि पहले जैसे ऊपर बताया गया है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का पूरा विघटन होकर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, लेकिन अनऑक्सीडेशन में क्या है कि ऑक्सीजन उतना होता नहीं है और ग्लूकोज का वहाँ पे क्या होगा, अधूरा विघटन होगा, और ऊर्जा कैसे मिलेगी, एकदम से कम मिलेगी। तो इस अभिक्रिया में देखिए, ग्लूकोज विघटन से बने प्रावरिक अम्ल का कुछ प्रकीर्णन की सहायता से अन्य कार्बनिक अम्ल में या अल्कोहल में रूपांतरण किया जाता है। इसी को हम किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पे किण्वन प्रक्रिया का क्या बताया गया है कि जो ग्लूकोज का विघटन होता है, तो ग्लूकोज के विघटन से क्या बनेगा, पावरिक अम्ल बनेगा। तो पावरिक अम्ल बनने में क्या हो जाता है कि कुछ प्रकीर्णन की सहायता से, प्रकीर्णन सहायता से मीन्स जो ये क्रिया करने में सहायता करते हैं, एक प्रकार के द्रव होते हैं, ठीक है। तो ये उससे क्या होगा, अन्य कार्बनिक अम्ल में या तो उसका क्या करते हैं पता है, अल्कोहल में रूपांतरण किया जाता है। तो अल्कोहल में रूपांतरण जब किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, किण्वन प्रक्रिया। ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का जो रूपांतरण होता है ना, कुछ कार्बनिक अम्ल में या अल्कोहल में जब रूपांतरण किया जाता है तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए, कुछ उच्च स्तर के वनस्पति, प्राणी और ऑक्सीजन ये संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सीश्वसन के स्थान पर ऑक्सीशोषण करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्राणी, कुछ उच्च स्तर के वनस्पति, या ये कुछ प्राणी और कुछ उच्च स्तर के वनस्पति, अगर उसके आसपास के वातावरण में मान लीजिए ऑक्सीजन का प्रमाण कम है, ठीक है, तो उस समय में क्या कर लेते पता है कि अगर उसका प्रमाण कम हो गया तो उस ऑक्सीशोषण की जगह अनऑक्सीशोषण करने की प्रक्रिया वहाँ पे वो चालू कर देते हैं, और उसी से क्या होता है कि ग्लूकोज का विघटन कम होगा और उसी से उनको ऊर्जा मिलती है और उसी से अपना जीवन वो क्या कर लेते हैं, बिता लेते हैं। तो ऐसे कुछ उच्च स्तर के वनस्पति, प्राणी और अन्य जीवाणु सजीव भी हो सकते हैं जो अनऑक्सीशोषण की प्रक्रिया द्वारा जो कम ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी कि अधूरा होता है, तो वहाँ पे कम ऊर्जा मिलती है, फिर भी अपना वो जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उदाहरण की अगर बात किया जाए तो देखिए, बीजों के अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूबी हुई है तो बीज अनऑक्सीशोषण करते हैं। अब देखिए, जो बीज होता है ना, तो पानी के अंदर तो उतना ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन जो मछली वगैरह या आदि जलीय प्राणी उसका अच्छे से शोषण कर सकते हैं। लेकिन जो बीज होता है ना, जब वह पूरा जमीन पानी के अंदर चला गया तो उस समय उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है जो वातावरण में होता है। तो फिर पानी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पे ऑक्सीजन लेने का कोशिश करेंगे और वहाँ पे अनऑक्सीशोषण प्रक्रिया करके अपना जीवन बिता लेते हैं। उदाहरण उसी प्रकार से देखिए, हमें व्यायाम कसरत करते समय हमारी मांसपेशियां अनऑक्सीशोषण करती है और जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रह होता है, हमें वहाँ पे थकान महसूस होती है। ध्यान रखें कि जो हम जब कभी व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं ना, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियाँ अनऑक्सीशोषण करती है। या तो जब आप रनिंग करते हैं तो देखिए आपको पसीना आता है, आप मतलब ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियाँ होती है ना हमारी, वो अनऑक्सीशोषण करती है। अगर वो बार बार ऑक्सीजन लेती रहेगी तो फिर क्या हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा देर के लिए व्यायाम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा देर के लिए रनिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ देर बाद हम रुक जाते हैं, पसीना आने लगता है ना, तो श्वासोच्छ्वास ऊपर नीचे होने लगता है। तो ये
उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे वो अनॉक्सी शोषण करते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पूरी तरह से अच्छे से नहीं मिल पाता है, वो वहाँ पे अधूरी प्रक्रिया हो जाती है, ग्लूकोज का अधूरा विघटन होता है। उसके रास्ते मतलब उनको क्या होता है कि वो पूरी तरह से जो है व्यायाम बहुत देर तक वो नहीं कर सकते हैं। 1 घंटा कर लिए तो उसके बाद में पसीना आने लगता है और हमें क्या हो जाती है, थकान महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे वो हमारे जो मांसपेशियाँ वहाँ पे क्या कर लेती है, अनऑक्सीजन, और जिसके माध्यम से वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो है वहाँ पे क्या होता है, संग्रहित होता है, जिसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए वहाँ पे ये प्रक्रिया आपको वहाँ पे बताई गई है कि ये स्निग्ध पदार्थ, कार्बोस पदार्थ और प्रोटीन से ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति से किस तरह से ऊर्जा निर्माण होती है। जो अनॉक्सी शोषण करने वाले सूक्ष्मजीव भी होते हैं उसका डायग्राम भी वहाँ पे बताया गया है। ये डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादातर आप इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये आपको डायग्राम पूछा गया नहीं, इस बात को, ये इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा।